हेलो दोस्तों, हम देखते हैं ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन रास पाथवे। तो गाइज, आपको मालूम है रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये अपनी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का फंक्शन करती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई रीज़न है जैसे कि हेमरेज हुआ या फिर कोई भी जिस वजह से बीपी फॉल हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो फॉल हो जाएगा। यानी कि अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर फॉल हुआ है, हाइपोटेंशन हुआ है, तो किडनी के पास जो ब्लड जा रहा है वो कम होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, अपने जो जक्स्टा ग्लैमेरुलर एपरेटस जो है वो किडनी में होता है। आपने वो फिजियोलॉजी पढ़ी है। तो दोस्तों, वहाँ पे दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होते हैं पोल्किसन सेल, गाइज, POLKISSEN, पोल्किसन सेल्स। वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करते हैं। उनको ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस भी ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों, वो पोल्किसन सेल्स एक बैरो रिसेप्टर्स का काम करते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पोल्किसन सेल के पास बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रेनिन को रिलीज़ करते हैं। और वो कब करते हैं, जब किडनी में ब्लड फ्लो कम आएगा तो पोल्किसन सेल्स क्या करेंगे, बीटा 1 के ज़रिए रेनिन रिलीज़ करेंगे। तो बीटा 1 कैसे फंक्शन करेगा, जब ब्लड लेस अमाउंट में आया तो ये पोल्किसन सेल स्टिमुलेट हो जाती है और रेनिन रिलीज़ करती है। ठीक है दोस्तों, तो जब ब्लड जो भी है वो फिल्टर हुआ, तो फिल्टर होने के बाद वो लेस अमाउंट है, इसलिए वो धीरे धीरे फ्लो होगा, स्लोली। तो सोडियम का ज़्यादा रिटेंशन होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जब सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो मैक्यूला डेंसा जो है, मैक्यूला डेंसा नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं DCT पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैक्यूला डेंसा नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सोडियम को सेंसिटाइज करते हैं, सोडियम को सेंस करते हैं और देखते हैं कि सोडियम का अमाउंट कितना है। अगर वो लेस है तो फिर मैक्यूला डेंसा क्या करेगा, पोल्किसन सेल को स्टिमुलेट करेगा मोर रेनिन रिलीज़ करने को। तो मैक्यूला डेंसा क्या बोलेगा कि पोल्किसन सेल्स अपने पास क्या हो रहा है, सोडियम कम आ रहा है तो रेनिन को रिलीज़ करो, ऐसा मैक्यूला डेंसा बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो बीटा 1 ने रेनिन रिलीज़ किया, ठीक है, फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से रेनिन निकला। ओके, तो दोस्तों क्या होगा, देखो, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन एक अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो आता है, ये ब्लड में आता है। ठीक है, और रेनिन भी JG अपरेटस से निकल के अपने सिस्टमिक ब्लड फ्लो में आ जाता है। तो एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन, इनका ब्लड में मिलन होता है और जब मिलते हैं तो एंजियोटेंसिनोजन का एंजियोटेंसिन 1 बनता है। रेनिन एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर भी ब्लड में बहते जा रहे हैं और ये बहते बहते लंग्स में गए। तो जब वो लंग्स में गए तो पल्मोनरी कैपिलरीज में, दोस्तों, पल्मोनरी कैपिलरीज में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। ये एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन 1 का एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। कौन सा एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है दोस्तों, तो एंजियोटेंसिन 2 बना, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, फिर एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर और एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर, इन दोनों के ऊपर एक्ट करेगा। तो अब हम यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप 1 देखने वाले हैं। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप 1 पे जब वो एक्ट करेगा तो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा, एल्डोस्टेरॉन बढ़ा तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन। ये क्यों होगा, क्योंकि अपन को ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है। अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन हुआ तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अपना बीपी फॉल हुआ था, अपन को बीपी बढ़ाना है तो एल्डोस्टेरॉन बढ़ा, सोडियम वाटर का रिटेंशन हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, नॉर एड्रेनलिन बढ़ेगा, एड्रेनलिन बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये है रास पाते। तो अभी जब
क्रॉनिक CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन, इन दो कंडीशंस में या फिर ऐसी और भी कंडीशंस होगी जिसमें ये रास पाथवे हाइपर एक्टिव होता है। तो अगर ये हाइपर एक्टिव है, हाइपरटेंशन हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस पाथवे को ब्लॉक करना है ताकि हम हाइपरटेंशन को अपने मेंटेन रख सके। तो दोस्तों, टारगेट्स टू ब्लॉक रास पाथवे या फिर हाइपरटेंशन में इसका उपयोग कैसे करना है। तो रास पाथवे में हमें 5 टारगेट्स है। उसमें ये जो JG apparatus में बीटा 1 रिसेप्टर है, तो इसको हम ब्लॉक करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो पहला टारगेट है बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है उसको ब्लॉक करना है, बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं उसको, यहाँ पे देखो बीटा ब्लॉकर्स। फिर दूसरा टारगेट क्या है, रेनिन को इनहिबिट करेंगे। रेनिन को इनहिबिट करने के लिए एक सेपरेट टैबलेट है, ड्रग है, जिसको एलिस्कैरिन बोलते हैं, रेनिन इनहिबिटर। अगर हम रेनिन को इनहिबिट करेंगे तो एंजियोटेंसिनोजन का एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, और अगर एंजियोटेंसिनोजन का एंजियोटेंसिन 1 नहीं बना तो ये 2 नहीं बनेगा, और आगे जाके ये कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, BP नहीं बढ़ेगा। इसलिए जब हाइपरटेंशन हुआ है तो हाइपरटेंशन में हम इसको इनहिबिट करेंगे तो फिर BP नहीं बढ़ेगा, BP कम हो जाएगा। तो अपना तीसरा टारगेट क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसको मैं माइनस लिखता हूँ, नेगेटिव इनहिबिटर। देखो दोस्तों, तीसरा क्या टारगेट है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को हम इनहिबिट करेंगे। अगर हमने इनहिबिट किया इसको तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, और ये फर्दर प्रोसेस नहीं होगी, और वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो हमारा तीसरा टारगेट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स, इनहिबिटर्स। तो चौथा टारगेट क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसको ARBs बोलते हैं, ARBs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जो कि ये जो टाइप 1 रिसेप्टर है, टाइप 2 रिसेप्टर है, इनको ब्लॉक करने वाले जो भी ड्रग्स है उनको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ऐसा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और एल्डोस्टेरॉन को भी हम इनहिबिट करेंगे। जब अगर हम एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करेंगे तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, BP कम होगा। तो क्या होगा दोस्तों, एल्डोस्टेरॉन इनहिबिटर स्पाइरोनोलैक्टोन नाम की एक टैबलेट है, स्पाइरोनोलैक्टोन, एक ही नाम है दोस्तों, ये जगह नहीं थी इसलिए ये स्पाइरोनोलैक्टोन। ये क्या है, डायूरेटिक है। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो डायूरेटिक है, जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन बना के अपने बॉडी से जो भी फ्लूइड है ज़्यादा एक्स्ट्रा का, उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करेगा, शरीर के बाहर निकालेगा, बॉडी के बाहर निकालेगा। तो दोस्तों, इन सारे ड्रग्स का, इसमें जितने भी ड्रग्स आते हैं उनका एक एडवर्स इफेक्ट है, वो है हाइपरकैलेमिया, यानी पोटेशियम का अमाउंट बढ़ता है, ठीक है दोस्तों, हाइपरकैलेमिया एडवर्स इफेक्ट। और एक और टैबलेट है, एक और ड्रग है, बीटा 2 एगोनिस्ट, मतलब बीटा 2 रिसेप्टर को जो स्टिमुलाई करता है, स्टिमुलस देता है, वो है सैल्ब्यूटामोल। ये टैबलेट है दोस्तों, सैल्ब्यूटामोल। ये हाइपोकैलेमिया, इसका एडवर्स इफेक्ट है। और हाइपरकैलेमिया किसका है, बीटा ब्लॉकर्स का, और बीटा एगोनिस्ट का क्या है, हाइपोकैलेमिया। लेकिन ये सैल्ब्यूटामोल है, याद रखो दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देखते हैं दोस्तों। तो इसमें 2 प्रकार के ड्रग्स है, एक है प्रो यानी कि इनएक्टिव ड्रग्स, और दूसरा है एक्टिव ड्रग्स। एक्टिव ड्रग्स में कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, ये 2 ड्रग्स आते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप कैप्टन ली करके, इसको कैप्टन ली नाम से याद रख सकते हैं। और कैप्टन जो है वो हमेशा एक्टिव होता है, अगर वो इनएक्टिव हो गया, सो गया, तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए कैप्टन को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो कैप्टन ली हमेशा एक्टिव रहेगा। और ये जो है प्रो ड्रग्स इनएक्टिव है, इनको एक्टिव करने के लिए इनको आगे AT लगाएंगे, जैसे इनेलाप्रिल जो है, इसको इनेलाप्रिलेट बनाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। तो एक्टिव ड्रग है। और इनेलाप्रिलेट जो है वो हाइपरटेंशन इमरजेंसी में यूज़ होता है। और रैमीप्रिल, पेरियोंडोप्रिल, रैमीप्रिल, पेरियोंडोप्रिल, एनेलाप्रिल, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद कैसे रखेंगे, RPE
PER या फिर ERP, आप कोई भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। लेकिन इनैलाप्रिल, इसका एक्टिव कंपोनेंट जो है इनैलाप्रिलेट, ये हाइपरटेंशन इमरजेंसी में यूज़ होता है। तो दोस्तों हमने 5 ड्रग्स देखे, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, कैप्टन ली जो एक्टिव है हमेशा, रामिप्रिल, पेरियोंडोप्रिल, इनैलाप्रिल इनएक्टिव ड्रग्स है, इनैलाप्रिलेट एक्टिव है जिसका हाइपरटेंशन इमरजेंसी में यूज़ होता है। तो यूजेस क्या है हाइपरटेंशन, क्रॉनिक CHF। दोस्तों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उनको इनहिबिट करने वाले जो ड्रग्स है उनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन में यूज़ होंगे, ये तो अब हम देख रहे थे। क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होगा, ठीक है। फिर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ये डिक्रीज़ हो जाएगा दोस्तों। एल्ब्यूमिन जो है किडनी से फिल्टर नहीं होता है, अगर वो फिल्टर होने लगे तो वो एबनॉर्मल है। अगर वो फिल्टर हो रहा है तो ये जो ACE इनहिबिटर्स है ये उसको डिक्रीज़ करेंगे। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम ACE इनहिबिटर्स का यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन इमरजेंसी में हम इनैलाप्रिलेट का यूज़ करेंगे। स्क्लेरोडर्मल हाइपरटेंशन क्राइसिस में हम कैप्टोप्रिल का यूज़ करेंगे दोस्तों। स्क्लेरोडर्मल हाइपरटेंशन क्राइसिस, हाइपरटेंशन इमरजेंसी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन। और इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों ACE इनहिबिटर्स का, हाइपरटेंशन प्लस क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में भी इसका यूज़ होता है, और हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज़ में इसका यूज़ होता है दोस्तों। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये ड्राई कफ प्रोड्यूस करेगा, एंजियोएडिमा प्रोड्यूस करेगा। ड्राई कफ कैसे प्रोड्यूस करेगा दोस्तों, अपनी बॉडी में ब्रेडिकाइनिन नाम का एक सबस्ट्रेट होता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक करके उसको इनएक्टिव बनाता है। ब्रेडिकाइनिन वेजोडाइलेटर है, ठीक है दोस्तों, ब्रेडिकाइनिन वेजोडाइलेटर है। और एंजियोटेंसिन क्या है, वेजोकंस्ट्रिक्टर है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, अपने एंजियोटेंसिन मतलब जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे उनको बढ़ाता है, और ब्रेडिकाइनिन जो वेसल्स को डायलेट करेगा उनको डिक्रीज़ करेगा। ब्रेडिकाइनिन को वो ब्रेक करके उसको इनएक्टिव बनाएगा। तो ACE इनहिबिटर्स का एक ये काम हो गया। और दूसरा ACE इनहिबिटर्स ने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक करेगा और सब्सटेंस P को भी ब्रेक करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट किया तो ब्रेडिकाइनिन ब्रेक नहीं होगा, तो उसकी वजह से ड्राई कफ इंक्रीज होगा या फिर प्रोड्यूस होगा, एंजियोएडिमा होगा। तो दोस्तों जब एंजियोएडिमा है तो हमें क्या करना है, ACE इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के इनहिबिटर्स हमें नहीं देने। हमें ऐसे पेशेंट को जिनको एंजियोएडिमा है इसको हमें ARBs देने हैं, मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने हैं, ACE इनहिबिटर्स नहीं देने। और हम जब उनको ARBs देंगे तो हमें एंजियोएडिमा के लिए एक इंजेक्शन देना है जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है। और दोस्तों इसका और एडवर्स इफेक्ट है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरकैलेमिया तो हमने देख लिया पहले, और डिस्ग्यूजिया मतलब अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन। और ये एक ही टैबलेट का एडवर्स इफेक्ट है जो कैप्टोप्रिल है, मतलब कैप्टन जो है वो टेस्ट सेंसेशन में अल्टरेट करेगा, डिस्ग्यूजिया बोलेंगे उसको। तो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ACE इनहिबिटर्स नहीं दे सकते जो कि रीनल एजेनेसिस करता है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, मतलब हम कौन से कंडीशन में ACE इनहिबिटर्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले है हाइपरकैलेमिया। अगर पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया है, इफ़ अ पेशेंट हैज़ ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया देन डोंट यूज़ ACE इनहिबिटर्स, बिकॉज ACE इनहिबिटर्स का जो साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट है वो हाइपरकैलेमिया है। तो हाइपरकैलेमिया विल प्रोग्रेस फर्दर। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में भी हमें ACE इनहिबिटर्स नहीं देने, क्योंकि मैंने बोला रीनल एजेनेसिस होता है। और बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी नहीं देना। अगर हमने बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में ACE इनहिबिटर्स दिए तो फिर रीनल फेलियर होगा, ठीक है दोस्तों।
एंजियोइडिमा पे नहीं देना, क्योंकि एंजियोइडिमा उसका एडवर्स इफेक्ट है। अगर पहले से एडवर्स इफेक्ट जो एंजियोइडिमा है अगर फिर भी एस इनहिबिटर दिया तो फिर ये आगे फर्दर प्रोग्रेस हो सकता है। तो दोस्तों ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं एस इनहिबिटर्स के। अगर हमने एस इनहिबिटर के साथ स्पाइरोनोलैक्टोन एक टैबलेट है जो कि डायूरेटिक है, जो एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करती है। दोस्तों एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है, मतलब वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है। और आप उनको ब्लड प्रेशर कम करना है तो हमें ब्लड वॉल्यूम कम करना है, इसलिए हम डायूरेटिक देते हैं। लेकिन अगर हम एस इनहिबिटर्स के साथ अगर स्पाइरोनोलैक्टोन या ड्रग दे जो एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करता है, जो कि डायूरेटिक है, तो उसका ड्रग इंटरेक्शन का होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। इसलिए हमें ये दोनों ड्रग्स एक साथ नहीं देने। तो NSAIDs ये NSAIDs प्लस एस इनहिबिटर्स एक साथ नहीं देने। क्यों? क्योंकि GFR फॉल होता है और GFR फॉल होने से फिर रीनल फेलियर हो सकता है। GFR फॉल कैसे होता है ये आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ये है इफरेंट आर्टेरियोल। और एफरेंट आर्टेरियोल में प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो कि वेसल्स को डायलेट करता है, और इफरेंट आर्टेरियोल में एंजियोटेंसिन 2 होता है जो कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, एफरेंट आर्टेरियोल में प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि वेसल्स को डायलेट करेगा, इफरेंट आर्टेरियोल में एंजियोटेंसिन 2 है जो कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो हमने अगर NSAIDs प्लस एस इनहिबिटर्स एक साथ दिए तो ये ड्रग क्या करेंगे, अपने प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेंगे। दोस्तों अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट किया तो ये वेसल डायलेशन की जगह वेसल कंस्ट्रिक्शन करेंगे। और एस इनहिबिटर क्या करेंगे, मैंने आपको बोला एस इनहिबिटर क्या करते हैं, सॉरी एस ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन 1 का एंजियोटेंसिन 2 बनाते हैं। अगर इसको इनहिबिट किया तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, मतलब एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर रहे हैं। अगर एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिट हुआ तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन होने की जगह डायलेशन होगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है, इफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट होती है और नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से एफरेंट आर्टेरियोल क्या होते हैं, डायलेट होते हैं। लेकिन अगर ये ड्रग्स एक साथ लिए तो ये उल्टा हो जाएगा, ये जो डायलेट हो रहा है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है वो डायलेट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये डायलेट होता है नॉर्मली तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड आता है, फिल्टर होकर फिर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अगर ये कंस्ट्रिक्ट हुआ तो यहाँ से लेस ब्लड आएगा, और जो लेस ब्लड आ रहा है ये डायलेशन की वजह से आगे जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो GFR फॉल हो गया और आगे चल के रीनल फेलियर हो जाएगा। दोस्तों इसमें से हमने रेनिन इनहिबिटर देखा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देखे, एस इनहिबिटर्स देखे। अभी हम देखते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, मतलब ARBs। तो दोस्तों उसमें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यानी कि ARBs, ठीक है। तो इसमें सार्टान ड्रग्स आते हैं। सार्टान जो ड्रग्स सार्टान से एंड होते हैं वो ARBs होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो सबसे पहला है कैंडी सार्टान, दूसरा है इर्बे सार्टान, तीसरा है लो सार्टान। ठीक है दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे, कैंडी लो, ऐसा सोचो इर्बे एक लड़के का नाम है या फिर बच्चे का, उसको आप बोल रहे हैं इर्बे कैंडी लो, मतलब कैंडी दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, कैंडी सार्टान, इर्बे सार्टान, लो सार्टान। ठीक है, और आगे वाल सार्टान, ओल्मे सार्टान, 6 टेलमे सार्टान। दोस्तों इसको याद करने के लिए आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, ARBs इसको IC वोल्ट। दोस्तों IC वोल्ट मतलब क्या, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ARBs मतलब सार्टान जो कि IC वोल्ट क्या है, इर्बे सार्टान, कैंडी सार्टान, वाल सार्टान, फिर ओल्मे सार्टान, लो सार्टान और टेलमे सार्टान। IC वोल्ट, इससे आप याद रखो।
तो दोस्तों कैंडिसार्टान जो है इसका एक यूज़ है, ये माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस में यूज़ होता है। माइग्रेन, जब कोई माइग्रेन का पेशेंट आता है तो उसको कैंडिसार्टान देते हैं, तो माइग्रेन के प्रोफिलैक्सिस में इसका यूज़ होता है कैंडिसार्टान का। ओके दोस्तों, आप इसको CM करके याद रख सकते हैं। कैंडिसार्टान को माइग्रेन में, CM मतलब चीफ मिनिस्टर, तो माइग्रेन और कैंडी, ठीक है दोस्तों। तो इर्बेसार्टान, ओके, लोसार्टान। तो दोस्तों लोसार्टान जो है वो यूरिक एक्शन करता है, यूरिक एक्शन करता है। कौन? लोसार्टान, मतलब वो यूरिक एसिड को डिक्रीज करता है। दोस्तों लोसार्टान यूरिक एसिड को डिक्रीज करेगा। कैसे? इसकी यूरिक एक्शन है। फिर दोस्तों टेलमिसार्टान के बारे में बताता हूँ। टेलमिसार्टान दोस्तों ये जो ड्रग है ना, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग। और दोस्तों इट हैज़ PPAR, गैमा एगोनिस्टिक एक्टिविटी। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, इसका हम डायबिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। टेलमिसार्टान का डायबिटीज़ में भी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये PPAR गैमा एगोनिस्टिक एक्टिविटी करता है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, अपना जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म होगा और ब्लड शुगर कम होगी, इसलिए इसका यूज़ है डायबिटीज़ में भी, ये हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, हेल्प्स इन डायबिटीज़। दोस्तों अभी ये जो ARBs है यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनके यूज़ क्या है? सेम एज ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, सेम। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट सेम एज ACE इनहिबिटर्स, एक्सेप्ट, अभी आप गेस कर सकते हैं, अभी मैंने आपको इतना बताया, आप बताओ तो। एक्सेप्ट क्या क्या? ड्राई कफ और एंजियोएडिमा। ड्राई कफ क्यों? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक कौन करता है? सिर्फ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करेगा, ना कि ARBs। इसलिए ड्राई कफ छोड़ के और एंजियोएडिमा छोड़ के बाकी सारे एडवर्स इफेक्ट सेम है। ठीक है दोस्तों। फिर ड्रग इंटरेक्शन भी सेम है, ड्रग इंटरेक्शन सेम एज ACE इनहिबिटर्स। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस एक्सेप्ट एंजियोएडिमा, ठीक है दोस्तों, बाकी सब सेम है, सेम एज ACE इनहिबिटर्स। तो दोस्तों अगर पेशेंट को ड्राई कफ है तो उसको ACE इनहिबिटर्स मत दो, उसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दो। ठीक है दोस्तों। और उसको अगर एंजियोएडिमा है तो उसको ACE इनहिबिटर्स मत दो, उसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दो, और उसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे के उसको एड्रेनलिन इंजेक्शन दो एंजियोएडिमा ठीक करने के लिए। ठीक है दोस्तों। और प्रेगनेंसी में दोनों भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कौन से? ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। दोस्तों एक और ड्रग है जो कि एल्डोस्टेरॉन इनहिबिटर है। एल्डोस्टेरॉन इनहिबिटर कौन सी है? मैंने आपको बोली है, स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है दोस्तों, स्पाइरोनोलैक्टोन अगर यूज़ करेंगे तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि वो एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करेगा। तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना। तो स्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ करेंगे, ये क्या है? डायूरेटिक है, डायूरेटिक। ठीक है दोस्तों, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा स्पाइरोनोलैक्टोन और एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करेगा। तो दोस्तों बचे अपने बीटा ब्लॉकर्स, हम इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। दोस्तों रेनिन इनहिबिटर एक ड्रग बताया मैंने, जो इतनी शक्ति रखता है कि वो डायरेक्ट अपने
रेनिन को इनहिबिट कर सकता है? एलिस्काइरेन। दोस्तों रेनिन इनहिबिटर, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर इज एलिस्काइरेन। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारे देख लिए। हमने रेनिन इनहिबिटर्स देखे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देखे, एआरबीज देखे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और एल्डोस्टेरॉन इनहिबिटर्स देखे, स्पाइरोनोलैक्टोन। तो बीटा ब्लॉकर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।